मिलर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। इलेक्शन 2019 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की सरकार 2014 के मुकाबले में ज़्यादा मजबूती से बनने जा रही है। ये एक बहुत ही अहम मौका है। बीजेपी की तारीखी जीत हुई है और बीजेपी तनहा 300 के करीब सीट हासिल कर चुकी है। अपने अलायंस और पूरे इंडिया को तकरीबन 345 सीटें मिलने जा रही है। कांग्रेस बिल्कुल बैक फुट पर चली गई है। कांग्रेस की जो अपनी सीटें हैं वो 50 पर सिमट गई है। इसके अलावा जो अलायंस मिला करके कांग्रेस 90 सीटों तक महदूद हो गई है। दीगर पार्टियों का दायरा भी महदूद हो गया है। और इस पूरे इलेक्शन में देखें तो एक तरफा तौर पर मोदी की लहर चली है, मोदी सुनामी चली है और तमाम अपोजिशन पार्टियां बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों का तकरीबन वजूद मिट गया है। और बीजेपी ने इलेक्शन 2019 में तनहा 2/3 के करीब अक्सरियत हासिल कर ली है। हिंदुस्तान में लोकसभा के कुल 542 सीटें ऐसी है जहां पर इलेक्शन होता है, जहां पर वोटिंग होती है। 542 मेंबरान का इंतखाब अमल में आता है और हुकूमत बनाने के लिए 272 मेंबरान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कह लीजिए कि बीजेपी 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच गई है और तने तनहा उसके पास इतना ताकत हो गया कि जो चाहे वो कर सकती है। जमहूरियत में ताकत बहुत अहम होती है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? अपोजिशन पार्टियों ने उसे काउंटर क्यों नहीं किया या अपोजिशन पार्टी उसका मुकाबला करने में नाकाम क्यों रही? ये अंदाज़ा था, ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ज़ात के नाम पर वोटिंग होती है, कास्ट के नाम पर वोटिंग होती है और समाजवादी और बीएसपी का अलायंस हो गया है तो बीजेपी वहाँ से साफ़ हो जाएगी, इधर वोट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा तौर पर मोदी की सुनामी चली। जो कहा जा रहा था कि 60% सीटें या 60 सीट एसपी बीएसपी को आएगी, बीजेपी को 20-22 आएगी, उसके बाद कांग्रेस को आएगी। लेकिन उल्टा हो गया और उल्टा यहाँ तक हो गया कि खुद समाजवादी और बीएसपी एकदम सिमट गई है और बीजेपी वहाँ हाई लेवल पर पहुँच गई। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है और ख़ुद राहुल गांधी अमेठी की सीट हार गए हैं। खुद अपने आप में ताज्जुब की बात है। बेहतर यह रहा कि उत्तर प्रदेश में चंद ऐसी लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ मुसलमान बहुत फैसलाकुन पोजीशन में थे, वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। कुछ 1-2 लोकसभा सीटों पर अब तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कन्फ्यूज़न बरकरार है, किसी के हार और जीत का फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में आइए तो बिहार की 40 लोकसभा सीट्स में से 39-38 लोकसभा सीट बीजेपी को मिल रही है। सिर्फ एक किशनगंज की सीट ऐसी है जहां बीजेपी के खाते में नहीं गई है, जो कांग्रेस को मिली है। बाकी तमाम सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। 1-2 सीट पर अब तक फैसला नहीं हो सका, कन्फ्यूज़न बरकरार है। तो सवाल है कि एक तरफा बीजेपी की जीत कैसी हो रही है? इसके अलावा कुल 17 ऐसी रियासतें हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत, जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है और तनहा बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो पहले से उठता रहा है ईवीएम को लेकर, मशीनों को लेकर, इलेक्शन कमीशन के रवैयों को लेकर, उनकी जानिबदारी को लेकर, वो और मज़ीद मजबूत हो गया है। खुद एक तरह जिस तरह एग्जिट पोल दिखाया गया और कहा गया कि बीजेपी को इतनी सीटें आएगी, तमाम बड़े चैनल्स ने एक अंदाज़ा बताया कि बीजेपी को 300 से 350-60 तक सीटें आ जाएंगी और उसी तरह का रिजल्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं ये शक मज़ीद मजबूत होता जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, रद्दबदल किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का सपोर्ट किया है। और ये इसलिए भी दावा मजबूत हो जाता है कि बिहार के अररिया में 44% मुस्लिम वोट्स है वहाँ। इसके अलावा छोटी जाति के कुछ लोग हैं और कई सारे वोट्स हैं। इससे पहले बाई इलेक्शन हुआ था, सरफराज आलम की जीत हुई थी। इस इलेक्शन में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से सरफराज आलम की हार हो गई। आखिर क्या मतलब है, जबकि उनकी जीत वहाँ यकीनी थी, उनका वोटर्स है, उनका बैकग्राउंड है। कटिहार की बात कर लीजिए, 46% मुस्लिम वोट से वहाँ भी तारिक अनवर हार गए और जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हो गई। पूर्णिया में वही हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तरह से मशीनों की एक सेटिंग की गई थी और कुछ जगहों पर जिता दिया गया है और कुछ जगहों पर एक तरफा तौर पर हराया गया है ताकि लोगों का जहन न बांटा सके। और एग्जिट पोल इस तरह का दिखाया गया था ताकि बरकरार रहे कि यही आवाम का रुझान था, यही अवामी जहनीत बनी हुई थी और अवाम ने एक तरफा तौर पर वोट किया है। लोग नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जो टीवी के एंकर्स हैं, तज्ज़ियानिगार हैं, वो कह रहे हैं कि ज़ात पात की बुनियाद पर वोटिंग इंडिया में ख़त्म हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वोटिंग ख़त्म होने के बजाय मशीन को हैक किया गया है।
या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर इतनी बड़ी जीत मिली है तो इसका मतलब ये है कि जो समाजवादी का दावा है, अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी का दावा है, बीएसपी का दावा है, बिहार में जितनी सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज मतलब बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, खुद लालू प्रसाद की पार्टी है, जितनी सारी पार्टियाँ हैं, दीगर जगहों पर जो पार्टियाँ हैं जो कहती है कि हमारी ज़ात का, हमारी कम्युनिटी के लोगों का हमें वोट मिलता है, इसका मतलब ये है कि इस मरतबा उनको कोई वोट नहीं मिला है और सबका सब वोट एक तरफा तौर पर बीजेपी को गया है। तब दो ही सूरत हो सकती है बीजेपी की इस जीत में, या तो मशीन हैक की गई थी और उसका बीजेपी ने फ़ायदा उठाया है, मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मशीन हैक की गई और उसका फ़ायदा उठाया गया, या दूसरी सूरत इस जीत के पीछे ये हो सकती है कि जितने ओबीसी हैं, जितने दलित हैं, जितने आदिवासी हैं, सबों ने भी एक तरफा तौर पर बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, बीजेपी को वोट दिया है और ये मान लिया है कि वो सब जो हिंदू मुस्लिम की जो कोशिश करने की गई थी, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें वो कामयाब हो गए हैं और अब दलित की, बरहमन की, किसी भी जाति की तफरीक नहीं रह गई है, बल्कि तमाम गैर मुस्लिम, तमाम जाति के लोग एक तरफा तौर पर हिंदू बन करके उन्होंने मोदी को हिंदुत्व के नाम पर सपोर्ट किया है और यही बीजेपी की जीत की अहम वजह हो सकती है, वरना कोई और वजह नहीं कि तन्हा एक ऐसी पार्टी की जीत हो जाए जिसकी पॉलिसी से आवाम परेशान थी, नोटबंदी से, जीएसटी से परेशान थी, बेरोज़गारी न होने की वजह से नौजवानों में फ़िक्रमंदी थी, कई तरह के मसाइल थे, ख़ुद ज़मीन पर लोग कह रहे थे, इस तरह के हालात का जायज़ा पेश कर रहे थे, बयान कर रहे थे, फिर इस तरह की जीत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें हैं, या तो मशीन के साथ गड़बड़ी की गई है या फिर जो दलित वोटर्स है, ओबीसी वोटर्स है, यानी जितने वोटर्स हैं उन सबों ने हिंदुत्व के नाम पर, मज़हब के नाम पर मोदी को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा कैंडिडेट, अब देखिए ऐसे ऐसे कैंडिडेट दे गए हैं जिन्हें सियासत का कुछ पता नहीं था, ज़मीन पर जिनका कुछ काम नहीं था, जो कभी किसी से मिले नहीं, वो जैसे कैंडिडेट बीजेपी के जीत गए। दिल्ली से गौतम गंभीर जीत गए, पंजाब में सनी देओल जीत गए और ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं बीजेपी के जो आसानी से जीत गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें शामिल है इसमें कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये जीत दिलाई गई है। बहरहाल बीजेपी की जीत हो गई है, ये सेकुलर पार्टियों का फैसला होगा कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन ये नतीजा बता रहा है कि हिंदुस्तान में या तो जमहूरियत महफूज नहीं रह गई है, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्शन का जो निज़ाम है वो महफूज नहीं रह गया है, इलेक्शन का निज़ाम मशकूक बन गया है। और ख़ुद हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ का पहला वाक़या है जब इतने ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवाल उठे हैं, उनकी जानिबदारी पर सवाल उठाया गया है। फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी फल फूल रही है, तशद्दुद पसंदी फल फूल रही है और ऐसे लोग, ऐसे नुमाइंदे, ऐसी पार्टियाँ आवाम की पसंद बन गई है जिन्हें तशद्दुद पर यकीन है, इंतहा पसंदी पर यकीन है, जो बंटवारे की सियासत पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों की बरतरी हिंदुस्तान में हो रही है। इस नतीजे का यही पैगाम है। बहरहाल आज के खबर दर खबर में हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि इस नतीजे का क्या मकसद है, या किस तरह यह नतीजा आया है। बहरहाल बीजेपी जीत गई है और उसने जीत हासिल कर ली है, या आवाम का जो रद्द-ए-अमल था वह सामने आ गया है। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो नफ़रत की सियासत का खात्मा करे, मोहब्बत के साथ सियासत करे, आइन की बहाली करे, दस्तूर पर अमल करते हुए सबका साथ, सबके विकास को यकीनी बनाए, किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट न करे। जमहूरियत में बेहतर ये होता है कि कमज़ोर हुकूमत हो, अगर कोई एक मजबूत हुकूमत बन जाती है तो मनमानी के साथ फैसला करती है, जैसे फैसले चाहती है आवाम पर थोप देती है। इसलिए आवाम की ख्वाहिश होती है कि जमहूरियत में कमज़ोर हुकूमत बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2014 के मुकाबले में 2019 में जो बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है बहुत ज़्यादा मजबूत बनने जा रही है। अब ये नरेंद्र मोदी की, पूरी बीजेपी की आजमाइश है कि किस तरह इस निज़ाम को चलाते हैं, किस तरह यहाँ के लोगों के साथ पेश आते हैं। जहाँ तक एक बात फैलाई गई है कि मुसलमानों में डर है और खौफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों बराबर है। कांग्रेस के हुकूमत में भी मुसलमानों ने यहाँ रहा, उसकी हुकूमत को तस्लीम किया। बीजेपी हुकूमत है 5 साल रही, मुसलमानों हुकूमत को तस्लीम किया, मुसलमानों का राब्ते रहे, मुस्लिम लीडरशिप की मुलाकात होती रही नरेंद्र मोदी से, दीगर बीजेपी रहनुमाओं से। अगली हुकूमत में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो मुसलमानों ने हमेशा हुकूमत को तस्लीम किया है। हम हुकूमत के मातहत है और हुकूमत हमारे फलाह बहबूद के लिए, खा किसी की भी हुकूमत बने, जमहूरियत है, हर एक पार्टी को हुकूमत बनाने का हक़ है। न तो
कांग्रेस मुसलमानों की वफादार है, सिर्फ तनहा न कोई और पार्टी, तो सबों के साथ मुसलमानों के रिश्ते रहे हैं। उस तरह बीजेपी भी है, मुसलमानों के साथ उनका भी रिश्ता बरकरार रहेगा। और बीजेपी को समझना होगा कि जिस तरह दीगर लोगों के साथ उसका रवैया है, मुसलमानों के साथ भी अपना रवैया बरकरार रखे, यकसा सुलूक पेश करे, मुसलमानों को हरगिज़ ये एहसास न होने दे कि उनके साथ दूसरे दर्जे जैसे शहरी का रवैया अपनाया जा रहा है। ये किसी भी पार्टी की, वज़ीर आज़म की, मुल्क के सरबराह की जिम्मेदारी होती है। खबर दर खबर के आखिर में हम ये भी बता दें कि इस इलेक्शन 2019 में 2-3 लोकसभा सीट पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी। किशनगंज सीट पर पूरे मुसलमानों की नज़र थी। सब चाह रहे थे कि अख्तरुल ईमान वहाँ से जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद वहाँ से जीत गए हैं, जो गैर मुतवक्के है, किसी को उम्मीद नहीं थी। महमूद अशरफ जेडीयू के दूसरे नंबर पर रहे और अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर पहुँच गए। हालांकि ज़्यादा वोटों का फ़र्क नहीं पड़ा है और 60,000 वोट से अख्तरुल ईमान हार गए। उन्होंने एक अच्छी कोशिश की और पहली मरतबा कि एक नई पार्टी जिसका वहाँ कोई वजूद नहीं था, लोग जानते नहीं थे, एक ऐसे ही मतलब और कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, RSS के एजेंट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन सब माहौल के दरमियान अख्तरुल ईमान ने तकरीबन 3 लाख वोट हासिल किया। यही उनकी कामयाबी है और इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। उम्मीद है कि किशनगंज की आवाम मज़ीद सुधार आएगा, वो समझेगी कि किस तरह की यहाँ सियासत होनी चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, क्यों MIM यहाँ आई है और अगले इलेक्शन में उन्हें मज़ीद मौका देगी, मायूस नहीं करेगी किशनगंज की आवाम। उम्मीद है। बेगूसराय लोकसभा सीट पर सबकी नज़र थी। कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार जीत जाएंगे, पूरी दुनिया वहाँ पहुँची थी, लेकिन नतीजा उसके बरक्स आया। और बेगूसराय से कन्हैया कुमार को बहुत बड़ी तादाद से हार मिली है। डॉक्टर तनवीर हसन RJD के उम्मीदवार थे। कहा जा रहा था कि उनकी वजह से वोट कट जाएगा, लेकिन उनके वोट फीसद को मिला भी दिया था कन्हैया कुमार के साथ। उसके बावजूद भी 2-3 लाख वोटों से कन्हैया कुमार हार जाते हैं। तो ये पता ये चल रहा है कि बेगूसराय जो कभी कम्युनिस्ट का गढ़ था वो बीजेपी माइंडेड हो गया और सारा का सारा भूमिहार वोट, दलित वोट वहाँ का बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस इलेक्शन में तकरीबन 24 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की जीत की अब तक खबर है, कुछ का कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो यही एक अंदाज़ा है कि 24 से 25 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट इस 17वीं लोकसभा में पार्लियामेंट पहुंचेंगे। गुज़िश्ता 16वीं लोकसभा में 22 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की जीत हुई थी, इस मरतबा 23, इस मरतबा 24 और 25 हो गए हैं। आसाम में दो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की जीत हुई, एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल की, UDF के वो सरबराह है, और दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार, उनकी जीत हुई है। केरला से 2 मुसलमानों की जीत हुई है। मगरबी बंगाल से 5 मुसलमानों की जीत हुई है। इसके अलावा यूपी से 6 मुसलमानों की जीत हुई है, उसमें आज़म खान, कुरदानिश अली भी शामिल है। मेरठ लोकसभा सीट पर कन्फ्यूज़न बरकरार है। हाजी याकूब कुरैशी और बीजेपी के उम्मीदवार के दरमियान सख्त मुकाबला चल रहा है और अब तक वहां के बारे में फैसला नहीं हो सका। अगर वो हो जाते हैं तो जीत जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से 7 मुसलमान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर से 3 मुसलमानों को जीत मिली है। बिहार से 2 मुसलमान की जीत हुई है, किशनगंज से और एक खगड़िया से महबूब अली कैसर। इसके अलावा लक्षद्वीप से हमेशा एक मुसलमान जीते आते हैं। पंजाब से एक मुसलमान को जीत मिली है। तेलंगाना से असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील। अच्छी बात ये रही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM के अब तक सिर्फ एक MP होते थे, खुद ओवैसी साहब होते थे। इस मरतबा उन्होंने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, अख्तरुल ईमान हार गए, लेकिन इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद से कामयाबी हासिल की और अब MIM के 2 MP पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। उधर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का कांग्रेस की वजह से आसाम में नुकसान हुआ और उनके 3 MP हुआ करते थे, लेकिन इस मरतबा उनके 2 MP हार गए, 2 उम्मीदवार हार गए। तनहा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जीत हासिल की और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ। उन्होंने बहुत अलायंस करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया, जिसकी वजह से करीमगंज सीट बीजेपी के खाते में चली गई और बारपेटा सीट पर मौलाना की पार्टी हार गई और वहां AGP के सख्त फाइट की वजह से कांग्रेस जीत गई। तो कहीं ना कहीं और दीगर लोग और बकिया वहां 3 सीट पर मजीद कांग्रेस जीती है। बकिया तमाम सीटों पर BJP और AGP की जीत हुई आसाम में, तो वो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो UDF के साथ अलायंस कर लेती तो वहाँ का नतीजा ऐसा नहीं आता। बहरहाल ये लोकसभा इलेक्शन के नताइज हैं, जो भी नताइज आए हैं वो मुल्क के हक़ में बेहतरी होंगे और उम्मीद यही है कि जो नई सरकार आई है वो मुल्क को बेहतर चलाएगी, अच्छे अंदाज में चलाएगी। जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है उसका वह एहतराम करते हुए आवाम के फलाह व बहबूद को बरकरार रखेगी। जायज़ा भी लेना होगा अपोजिशन पार्टियों को, सेकुलर पार्टियों के, उनसे कहाँ खामियाँ हुई है, कहाँ कमी हुई है और किस तरह इतनी बदतरीन शिकस्त
कांग्रेस की, समाजवादी की, मायावती की, तेजस्वी यादव की और इन सब पार्टियों की हुई है, इस पर गौर और फिक्र करना होगा। इसकी भी तहकीक ज़रूरी है कि सिवान से हिना शहाब की कैसे हार हो गई, 44% वहाँ मुस्लिम वोट है। अररिया से सरफराज आलम की कैसे हार हो गई, तारिक अनवर कैसे हार हो गई। तो इसकी तहकीक भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसी लोकसभा सीट है जिसके नतायज जो है चौंका देने वाले हैं, और ये इम्पॉसिबल है कि वहाँ 1-1 लाख वोट से कोई दूसरा कैंडिडेट जीत जाए, जबकि मुसलमानों के वोट वहाँ न सिर्फ फैसला कुन होते हैं बल्कि अक्सरियत के करीब है, और यही जिसकी तरफ जाते हैं उनकी जीत होती है। तो इस बात पर सोचना, इसकी तहकीक करना भी बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन 2019 का जो नतीजा है, इस पर मज़ीद बातें हम बताते रहेंगे, तज्ज़िया करते रहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह जीत हुई, किस तरह हार हुई। फ़िलहाल खबर दर खबर में इतना ही, मज़ीद तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। आप हमें देखते रहिए, मिलत टाइम्स से जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।